अच्छे हो गए आप। ऐसे हमको भी बीमारी होनी चाहिए, है ना? क्या हो गया? अच्छा, लेकिन लेक्चर देखे थे कल के, लाइव वगैरह देख लेना, मिस मत करना। सब आए बाकी के? चलो ठीक है। ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखो कंसेप्ट ऑफ शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स। कंसेप्ट ऑफ शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स। कंसेप्ट ऑफ शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स। तो लेक्चर शेयर कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। चलो देखो क्या हेडिंग डाले हमने, कंसेप्ट ऑफ शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी ऑर्बिटल्स में सब ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, बट ये समझने की ज़रूरत है कि शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स क्या होता है। मैंने आपको 4 थ्योरिकल बताए थे, उसके नाम बताए थे। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से। दूसरा होता है एजीमुथल, आप लोग लिख लेना है, लिख लो, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल l, स्मॉल l। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल, बोलो, m से। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल s। अब ये एक एक करके चीज़ आज हम लोग चेक करने वाले हैं। देखो ठीक है, नंबर 1 लिखो शेल, नंबर 1 लिखिए, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 1 लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इधर वॉइस इज क्लियर ऑनलाइन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, यस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ब्रैकेट में लिखो स्मॉल n,
बेटा याद रखना, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें नॉलेज देता है शेल के बारे में, है ना। तो लिखो इट गिव्स नॉलेज अबाउट शेल, इट गिव्स नॉलेज अबाउट शेल। शेल्स को ही हम लोग ऑर्बिट्स भी बोलते हैं ना, शेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, बट जनरली शेल ज़्यादा प्रेफरेबल है। इट गिव्स नॉलेज अबाउट शेल्स, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक कंसेप्ट, बोहर मॉडल ने क्या बताया था, बोहर ने ये बताया था कि जो एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना, घूमते रहता है, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता भी है और स्पिन भी करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता भी है, रिवॉल्व भी करता है और स्पिन भी होते रहता है और घूमता भी है। जैसे हमारी जमीन है, स्पिन भी होती है और घूमती भी है। तो अब उसका स्पिन मोशन कैसे होगा वो हमें पता लगेगा स्पिन क्वांटम नंबर से, है ना। और वो किस तरीके से घूम रहा है, कौन से शेल में घूम रहा है, तो शेल का नॉलेज हमें कौन दे रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चारों चीजें अच्छे से समझेंगे। दिस इज द बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं आप लोगों को मॉडर्न एटॉमिक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। एटॉमिक कंसेप्ट में आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स होंगे। वो बंद कर दो, ठीक है। अब देखो जरा या ध्यान दो, मान लो आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके ये शेल होते हैं, तो ये होता है के शेल, है ना। उसके बाद क्या होता है, एल शेल, उसके बाद क्या होता है, एम शेल होता है, और उसके बाद एन शेल होता है, ठीक है। और याद रखना, डेजिग्नेटेड बाय के एल एम एन, है ना, के एल एम एन, जिसमें n का वैल्यू होता है n इक्वल टू 1 2 3 4। अगर मैं बोल रहा हूं n इक्वल टू 1, इसका मतलब ये शेल कौन सा है, के शेल है। अगर मैं बोल रहा हूं n इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है l। n इक्वल टू 3, इसका मतलब n इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये n का वैल्यू है ना, n ये आपका शेल रिप्रेजेंट करता है। ये शेल नेम है और ये शेल नंबर है, ये शेल नेम है और ये शेल नंबर है। और मैं समझाने के लिए इसको बोलता हूँ, ये है क्या, फ्लोर। जैसे कि एक बिल्डिंग में फ्लोर होता है, मान लो अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, समझो जरा बात। तो ये जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर है ना, ये आपका शेल नंबर है, ये आपका फ्लोर नंबर है, फ्लैट नंबर नहीं है। कौन सा नंबर है, फ्लोर नंबर। तो ये n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर का नाम क्या है, के। सेकंड फ्लोर का नाम, थर्ड फ्लोर का नाम, ठीक है। क्योंकि ये आपको फ्लोर से, अब मैं इसमें फ्लैट्स ऐड करूंगा आगे वाले एग्जांपल्स में, तो ठीक है। तो ये उसने नॉलेज तो दे दिया था कि के शेल होता है, एल शेल होता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, इन ए शेल किससे बोले थे, 2n स्क्वायर, फॉर्मूला 2n स्क्वायर। n क्या है आपका, शेल नंबर है, n क्या है आपका, n आपका है शेल नंबर। अब जरा ध्यान देना बच्चों, हाँ, ये इतना मजेदार टॉपिक है, ये तो आपको आता है, ये तो 9th 10th में पढ़ा, ये इट्स नॉट अबाउट दैट। इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, एजीमुथल प्रिंसिपल, मैग्नेटिक स्पिन, देन उसके शेप। अब देखो ये शेल नंबर है। अब ये के शेल में अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन देखना है कितने हैं, तो कितना है, 2n स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, है क्या नहीं। n क्या है आपका, शेल नंबर है ना, तो शेल नंबर कितना है, 1 है। और अगर हम लोग l की बात करें, l शेल की बात करें, तो कितना है, 2n स्क्वायर के हिसाब से 2 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया, है ना। l के बाद क्या है, m शेल, m शेल कितना है, 2n स्क्वायर के हिसाब से बोलो, 2 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू 18 हो गया। और उसके बाद क्या आता है बेटा, n शेल आता है। ये आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा है, कोई मैं नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो 2 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू 32। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब बोहर ने ये बताया है, बोहर ने या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये हमें पता लगा है कि एक पर्टिकुलर एटम में कितने शेल होते हैं और उस पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हमने बोल दिए कि के शेल में
मतलब K नंबर के फ्लोर पे, मैं फ्लैट नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, फ्लोर, K नंबर के फ्लोर पे 2 लोग रह सकते हैं। L नंबर के सेकंड फ्लोर पे 8 लोग रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 लोग रहेंगे। थर्ड फ्लोर पे 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 लोग रहेंगे। और N शेल में कितने रहेंगे, 32 लोग रहेंगे। ठीक है, अब मान लो, देखो ना, ये नॉर्मल एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। आप फर्स्ट फ्लोर पे गए, 2 लोग हैं तो समझ में आता। अब सेकंड फ्लोर पे गए, 8 लोगों को रहना है, तो अब एक रूम में भी रह सकते हैं, इंडिविजुअली भी रह सकते हैं, 2-2 के ग्रुप में भी रह सकते हैं। 32 इलेक्ट्रॉन, 32 लोग, ऐसा कभी होता क्या? तो आप चौथे फ्लोर पे गए और पूरा बड़ा हॉल, और वहां पे 32 लोग सोए हुए एक साथ इत्मीनान से, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? ऐसे रैंडम थोड़ी चलते रहेगा सिस्टम। तो यहां पे हमें देखना है कि ये फ्लोर नंबर है, जिसको मैं शेल नंबर बोलता हूं। दिस इज योर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर का नाम क्या है हमारा? K, इसका L, M, N। यहां तक की बात क्लियर हो गई है। तो इसका मतलब कंक्लूजन सिंपल है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें नॉलेज देता है शेल के बारे में, कितने शेल होते हैं, और शेल के अंदर, एक एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई हो सकते हैं, बस वो नॉलेज। इसके अलावा शेल के अंदर, अब मान लो मैं एज ए बिल्डर हूं, मैं बिल्डर हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि यार मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है ना, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे मैं इस तरीके से डिजाइन करूं कि मेरा डुप्लेक्स और बंगलो आ जाए, और फिर सेकंड फ्लोर पे 3 BHK के 2 फ्लैट्स आ जाए, और थर्ड फ्लोर पे 2 BHK के 3 फ्लैट आ जाए, और फोर्थ फ्लोर पे 1 BHK के 4 आ जाए। मेरी मर्जी ना, मैं तो उसका आर्किटेक्ट भी मैं हूँ, डिजाइनर भी मैं हूँ, और उसका बिल्डर भी मैं हूँ, तो मैं अपने हिसाब से ये कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो हमें ये देखना है, शेल ने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने सिर्फ आपको फ्लोर बना के दे दिया, उसके अंदर कितने फ्लैट्स निकलेंगे उसका नॉलेज उसको आता नहीं। उसने बोला कि सर देखो ये K पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा, 4 फ्लोर ये यहाँ पे ये जमीन पे निकल सकते। अब ये पहले फ्लोर को तुमको पूरा प्लेन रखना है, या उसमें 2 फ्लैट डालने हैं, या 5 फ्लैट डालने हैं, या सिर्फ बाथरूम बनाने, आपको जो करना है करो, वी डोंट केयर भैया। मुझे सिर्फ नॉलेज किसका आता? ये पहला, दूसरा, K, L, M, N, ये मैंने दे दिया भाई, मेरा बात खत्म, मुझे इसके आगे आता नहीं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ शेल के बारे में, फ्लोर के बारे में नॉलेज देता है, बाकी कुछ नॉलेज नहीं देता। यहां तक कि आप लोगों को 9th और 10th में पता था, है ना? लिख लो, लिख लो, लिखो। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू, हाँ क्या हो गया बेटा, पहले लिखो क्या हुआ। अच्छा मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो, फिर मैं बताता हूं। लिखो, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in stationary energy level, in stationary energy level, electrons revolve around the nucleus in stationary energy level called, electrons revolve around the nucleus in stationary energy level called orbits, or shell. Full stop. Next point, these energy level are represented by principal quantum number. These energy level are represented by principal quantum number, ब्रैकेट में लिखो स्मॉल n, ये n का बहुत इंपॉर्टेंस है, NSP, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, n ब्रैकेट में लिखो स्मॉल n, which have only बस फुल स्टॉप, which have को काट दो। नेक्स्ट लिखो, these shells are represented by, these shells are represented by, these shells are represented by, है ना? लिखो KLMN, ये लिखा हुआ है KLMN, ठीक है?
KLMN, ठीक है। नीचे लिखो n इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। नीचे लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ये बना लो KLMN, ये बना लो, दिस इज न्यूक्लियस, है ना, ये बना लो और फिर ये एज इट इज लिख लो, यहां तक के लिख लो, इसमें कोई मैंने नया नंबर आपको बताया नहीं। ये एज इट इज लिख लो। ठीक है, आगे बढ़े अब। अच्छा लिखो, जिनका हो जाए वो सेकंड हेडिंग डाले, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिनका हो जाए वो हेडिंग डाल देना एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल l। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, बोलो बोलो। इट गिव्स नॉलेज अबाउट सबशेल, इट गिव्स नॉलेज अबाउट सबशेल। चलो देखो इधर अब, मैं ये समझाने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यहाँ पे लिखता हूँ। देखो इधर, इधर देखो बेटा, ये समझाने के लिए n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। तो जल्दी बोलो, n इक्वल टू 1 रहा तो शेल कौन सा होता, K, L, M और N, ये इतना याद रखो, ठीक है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने थे बेटा, इसमें 2 थे, इसमें 18 और इसमें 32। अब देखो इसको समझो अच्छे से, इट गिव्स नॉलेज अबाउट दिस सबशेल, है ना, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज SPDF, SPDF, S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल, K शेल, L शेल, MN शेल, लेकिन SPDF क्या है, सबशेल है। ये KLMN के अंदर ही रहते हैं। और ये आपका जो सबशेल है, अब ये आ गए फ्लैट्स, ये क्या आ गए, फ्लैट्स। वो क्या थे, आपके फ्लोर थे, वो फ्लोर नंबर थे, ये आ गए उसमें फ्लैट्स आ गए। अब देखो यहां पे n का वैल्यू कहां से शुरू होता था, स्टॉप राइटिंग, इधर ध्यान दो सब बच्चे, इधर ध्यान दो। यहां पे n का वैल्यू शुरू कहां से होता था, 1 से, लेकिन यहां पे l का वैल्यू शुरू होता है 0 से। n का वैल्यू कहां से शुरू होता है, यहां पे 1 से, लेकिन यहां पे 0, यहां पे 1, then 2, then 3। समझो अच्छे से, if n equal to 1 then shell K, if L equal to 0 then S सबशेल। समझ गए, ये S सबशेल, ये P सबशेल, ये D सबशेल है, ये F सबशेल।
समझ गए भाई? SPDF। अगर मैं बोल रहा हूं L इक्वल टू 0 तो समझ लेना सर S की बात कर रहे हैं। L इक्वल टू 3 समझ लेना F की बात कर रहे हैं। L इक्वल टू 2 समझ लेना D की बात कर रहे हैं। L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 0, N इक्वल टू 1, N इक्वल टू 2, 3। हाँ समझ गए ना? इससे और इसको कोरिलेशन अभी मैं दोनों को मिलाऊंगा एक साथ। अब देखो ये जो वैल्यू ऑफ L है ना, वैल्यू ऑफ L से हम लोग निकाल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते? 2n² से निकाले थे, है ना? यहां पे निकालेंगे, मैं लिखता हूं यहां पे फ्रॉम दी वैल्यू ऑफ L, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ L द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल, है ना? वहां पे क्या निकाला था? शेल में। यहां पे काय में निकाल रहे हैं? सब शेल। कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशन 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। अब जरा देखो समझते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं वैल्यू ऑफ L 0, 1, 2, 3। अच्छे से समझना, ये मॉडर्न कंसेप्ट पढ़े हो आप लोग तो इसीलिए पूरा फोकस देना, बाद में लिखो जो भी है। अब सब शेल, और यहां पे मैं लिखता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, इन ए सब शेल। ठीक है, जो कि कहां से कैलकुलेट होगा? ठीक है, चलो L इक्वल टू 0 तो सब शेल कौन सा है? S, है ना? यहां पे P, यहां पे D, यहां पे F। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे फॉर S सब शेल, फॉर S सब शेल। जल्दी बताओ, फॉर F सब शेल के लिए 2l प्लस 1, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब S सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। P के लिए देख लो, P के लिए L का वैल्यू कितना है? 1 है। P के लिए L का वैल्यू कितना है? तो ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6। कैलकुलेशन आ रहा है ना? है ना? 2 इंटू 1 प्लस मतलब वो 6 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। D के लिए L का वैल्यू कितना है? 2 है ना? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वेरी गुड। तो यहाँ पे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। और F के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा देखो, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पे K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन यहां पे देखो ये पूरा ही डिस्टर्ब हो गया, पूरा ही अलग हो गया, है ना? अब हमें ये देखना है, कि जो N का वैल्यू है वो L जो है L क्या है आपका? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। मतलब जो L है वो डिपेंड किस पे करता है? N पे। मतलब मुझे आपको ये बताना है कि आपको अब पता लगेगा कि पहले शेल में कितने सब शेल होते हैं, दूसरे शेल में कितने सब शेल होते हैं, तीसरे में कितने सब शेल और चौथे में कितने सब शेल। जरा ध्यान से समझना, ये बहुत ट्रिकी चीज है, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़े हो इसीलिए। मैं अगर बोल दूं द वैल्यू ऑफ L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब शेल। हाँ, द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरल वैल्यू ऑफ N। मतलब L किस पे डिपेंड कर रहा है? N पे डिपेंड कर रहा है। देखो L किस पे डिपेंड कर रहा है? N पे। अच्छे से समझना है, हाँ अब समझ में आएगा आप लोगों को। मैं लिख लेता हूं नोट, ये नोट लिखा के दे रहा हूं। द वैल्यू ऑफ L, बोलो, इज डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरल
वैल्यू ऑफ एन। मतलब भैया जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। इफ n इक्वल टू 1, अगर n 1 रहा, n कितना रहा? 1, तो l कितना रहेगा? 0। समझ रहे? l कितना रहेगा? 0। समझ गए? उससे इसको कोरिलेट करो। n का वैल्यू यहां से 1 से शुरू हो रहा था, इसका 0 से हो रहा था। अगर n 1 है तो l 0 होगा, और l 0 है तो कौन सा सबशेल है? बोलो, s सबशेल है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले शेल में सिर्फ एक सबशेल होता है और वो है s। देखो न्यूमेरल वैल्यू उसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। भले से ये 0 से शुरू हो रहा है लेकिन वैल्यू तो है। समझे क्या भाई? दूसरा एग्जांपल बताऊंगा और क्लैरिटी आ जाएगी। इफ n इक्वल टू 2, तो आप मुझे बताओ l की भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? l 1 आना चाहिए, लेकिन न्यूमेरल वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2 आना चाहिए ना। अगर n 3 है तो l का भी वैल्यू न्यूमेरल कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, और 3 में 0 इंक्लूड रहेगा, 2 में 0 इंक्लूड रहेगा। इफ n इक्वल टू 2 देन l इक्वल टू और l इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। देखो ये इसकी 2 वैल्यू है और शेल की भी 2 वैल्यू है। न्यूमेरल वैल्यू इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। जल्दी बोलो, l अगर 0 रहा तो कौन सा सबशेल है? s सबशेल है। और अगर 1 रहा तो p सबशेल है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड शेल में 2 सबशेल होते हैं, s भी रहता है, p भी रहता है। तीसरा एक और देखते हैं। इफ n इक्वल टू 3, जल्दी बोलो, l इक्वल टू 2, l इक्वल टू ये कौन सा है? s सबशेल, ये p सबशेल और ये d सबशेल। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड शेल में 3 सबशेल होते हैं, s भी रहता है, p भी रहता है और d भी रहता है। इफ n इक्वल टू 4, बोलो n इक्वल टू 4 देन l इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0। दिस इज s, दिस इज p, दिस इज d, दिस इज। इसका मतलब चौथे फ्लोर पे 4 फ्लैट होते हैं, एक का नाम है s, p, d, f। तीसरे फ्लोर पे 3 फ्लैट होते हैं, s, p, d ओनली, f नहीं रहता। और सेकंड फ्लोर पे 2 फ्लैट, s, p, और फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ एक फ्लैट s। समझ में आ गया? The value of L is depends on the numeral value। काफी सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये 0 को कैसे कंसीडर करें? अरे 0 तो s बोल रहा है ना, 0 अगर है तो वो क्या है? s है ना। हमने पहले ही बता दिए कि L का वैल्यू शुरू कहां से हो रहा है? 0 से। अगर 0 है तो हम लोग कंसीडर करते हैं s सबशेल। अगर उसको भी 1 करते तो उसमें और इसमें फर्क क्या हो जाता? तो फर्क करने के लिए उसको 0 से शुरू किए। समझ गए? तो L इक्वल टू 0 s, L इक्वल टू 1 p, L इक्वल टू 2 d, L इक्वल टू 3 f। समझ गए? अगर मैं L का वैल्यू 3 बोल रहा हूं तो f, L का वैल्यू 2 बोल रहा हूं तो d, L का वैल्यू 1 बोल रहा हूं तो p, L का वैल्यू 0 बोल रहा हूं तो s। लेकिन k का वैल्यू 1 बोल रहा हूं तो k का, सॉरी, अगर मैं n का वैल्यू 1 बोल रहा हूं तो k। समझ गए ना? ये 1 2 में थोड़ा कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे वहां पे 1 से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिखाया है द वैल्यू ऑफ L इज डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरल वैल्यू ऑफ n, कि जितना शेल होगा, मतलब जितना शेल नंबर उतने सबशेल। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो जितना शेल नंबर उतने उसमें सबशेल। इसका शेल नंबर कितना है? अगर मैं इसी को और एलैबोरेट करूं, इसका शेल नंबर कितना है? 1 है, तो सबशेल भी एक ही। इसका शेल नंबर 2, तो सबशेल भी 2, वो s p दोनों आएगा। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन आता है इसमें, मैं अभी ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, इसके बाद आपको जेई नीट का क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन ये आता है, अब मुझे बताओ ध्यान से, जो मैं पूछ रहा हूँ ध्यान से जवाब देना। वैसे ये वैल्यू आती है इसकी, वो आपको देख के बताना पड़ता है करेक्ट है इनकरेक्ट। मुझे एक बात बताओ, अगर n इक्वल टू 2 रहा तो क्या l इक्वल टू 2 हो सकता? नहीं हो सकता। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम। अगर n इक्वल टू 3 है
तो L इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, N इक्वल टू 1 है तो L इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, N इक्वल टू 1 बोल रहे हैं मतलब P सबशेल फर्स्ट में नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो पहले फ्लोर पे पहला फ्लैट होता है, सबशेल म्हणजे क्या है, फ्लैट्स। पहले फ्लोर पे एक ही फ्लैट होता है और वो कौन सा है, S। दूसरे फ्लोर पे 2 फ्लैट S और P, तीसरे पे 3 फ्लैट S P और एक और चढ़ गया D, और चौथे पे 4 फ्लैट S P D F। समझ गए, पक्का समझ गए, जरा नोट करो। तो यहां पे लिख लेना, thus first shell has only one subshell, that is S। समझ गए। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, thus second shell has only 2 subshell, that is S and P। यहाँ पे S P D, यहाँ पे S P। अली तो समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो लिखो तो ज़रा सब बच्चे। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने बेसिक में बताया sp3 हेब्राइजेशन, sp2, तो ज़रा समझ रहे हैं S और P यही है। क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। हाँ आगे चले। इधर का हो गया क्या, मैं अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपसे तो समझ में आएगा। ठीक है,
गया? एक एक वर्ड देख देख के लिख रहे क्या? हाँ, एल, फिर देख रहे, फिर इक्वल टू, फिर नीचे, फिर जीरो, ऐसा तो नहीं लिख रहे हो? चलो अब मैं आपको शेल नंबर डालना सिखाता हूँ, शेल नंबर विद सब शेल, वो सिखाता हूँ। और इसी पे जेई नीट में क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल भी आया था। स्टार्ट करो आगे। चले आगे। चलो देखो, इसी में चेंजेस करवा रहा हूँ, ध्यान देना सब। ये आप लोग सब लिखोगे, दस फर्स्ट शेल हैज ओनली वन सब शेल, दैट इज एस सब शेल, ठीक है। और नीचे एस सब शेल एंड पी सब शेल, एस पी डी एफ, ठीक है, समझ गए? चलो देखो, अब इसी में मैं चेंजेस क्या करवा रहा हूँ। देखो, जो आपने लिखा, मुझे बताओ पहले शेल में कौन सा सब शेल होता है? एस होता है। तो जो आपने लिखे ना, इट हैज, दैट मीन्स इट हैज ओनली वन, फर्स्ट शेल हैज ओनली वन सब शेल, वो लिखा ना। और नीचे लिखा आपने एस सब शेल, एस सब शेल के नीचे लिखना, एस सब शेल के नीचे लिखना दैट इज, कौन सा शेल? एस, एस होता है ना? अरे बोलो, इधर देखो सब, कौन सा होता है? मुझे बताओ शेल नंबर कौन सा है? शेल नंबर, अरे जीरो का है, वन है ना। शेल नंबर, ये शेल नंबर थोड़ी है, ये सब शेल नंबर है। और ये कौन सा नंबर है? दैट इज 1s, दैट इज, ठीक है, बात समझ में आ गई? पहले देख लो बात। मुझे बताओ इसमें कौन से सब शेल रहते हैं? दैट इज, बोलो, एस पी। मुझे बताओ शेल नंबर कौन सा है? तो दैट मीन्स 2s, इसका मतलब 1p पॉसिबल। यही क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन। मुझे बताओ 1p पॉसिबल है? 1p पॉसिबल। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन से सब शेल है? एस बी है, पी बी है, डी बी है, एस पी डी है। शेल नंबर कौन सा है? 3s। इसका मतलब 2d नहीं बन सकता, 1d नहीं बन सकता, कभी नहीं बनेगा। रीजन है 1d होने के लिए उसको कौन सा शेल नंबर चाहिए? 3। डी होने के लिए कौन सा शेल नंबर चाहिए? एटलीस्ट 3 चाहिए। वो 1 में नहीं आ सकता, वो 2 में, इसीलिए 2d पॉसिबल नहीं है। आपने पढ़ा होगा, 2d कभी देखा है ना? 2d कभी देखा है? नहीं देखा होगा। 1d नहीं देखा होगा, लेकिन 3d जरूर आता है। जब वो 21 एलिमेंट के बाद स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, 30 एलिमेंट जब आते हैं, तो यहाँ पे 21 to 30 तक के, जिंक तक के 3D सीरीज शुरू हो जाती है। 3D1, 3D2, मैं अभी सिखाऊंगा, वो कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाऊंगा। अब बताओ लास्ट वाला बट नॉट लीस्ट, बोलो कौन सा है? एस पी डी एफ, बोलो 4s। इसका मतलब F के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 शेल नंबर चाहिए। 3F पॉसिबल नहीं है, 2F पॉसिबल। अभी इसी से रिगार्डिंग में क्वेश्चन भी अभी करवाने वाला हूँ, पहले मैग्नेटिक होने के बाद। मैग्नेटिक हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आप लोग को मैं कुछ दे रहा हूँ बॉक्सेस, वो बॉक्सेस आप मुझे खुद फिल करके दोगे, ठीक है। चलो बनाओ मेरे साथ सर, वो बॉक्स मुझे आप खुद फिल करके दोगे। लिखो इसमें थोड़ा, नेम ऑफ शेल,
चलो जल्दी दो। वैल्यू ऑफ एन आप बताओगे, मैंने कहा ना आप ही बताओगे। 1, लेकिन अगर एन इक्वल टू 1 है तो एल इक्वल टू नेम ऑफ सबशेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल इन ए शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल इन ए शेल। फर्स्ट में ओनली 1 रहेगा तो मैं लिख लेता हूं ओनली 1 सबशेल आएगा यहाँ पे ओनली, यहाँ पे 4, लेकिन 1 है तो कौन सा है ना, नेम ऑफ सबशेल है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ सबशेल, तो नंबर ऑफ सबशेल 1 था, लेकिन कौन सा था, एस था। यहाँ पे समझ गया, देखो हो गया। लिख लिए। नेक्स्ट नंबर 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मज़ा आया, कुछ नया सीखे ना। अब और नया सीखोगे। देखो आज मतलब आज का लेक्चर और जो इसके नेक्स्ट 2 लेक्चर होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, उसमें बहुत कुछ नया सीखोगे आप, ठीक है। तो नंबर 3 क्या था, नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोट किससे करते हैं, एम से, है ना। लिखो इट डिस्क्राइब द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। It describes the different orientation of electrons cloud in a particular subshell. Cloud ये लिख लेना। देखो जो आपने लिखा ना वो सबशेल में है ना, S P D F, वो नोट करके लिख लेना। यहाँ पे लिखो शेप, यहाँ पे लिखो उसका शेप, यहाँ लिखो स्फेरिकल। एस का शेप कैसा रहता, यहाँ लिखो डम्बल। पी में क्या लिखेंगे, डम्बल। पी का शेप कैसा रहता है, डम्बल, हाँ डम्बल शेप। और डी में लिखो डबल डम्बल, और यहाँ लिखो फंडामेंटल। मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है एफ वाला, तो जनरली ये हमें पता होना चाहिए। बोलो एस पी डी एफ। एस का शेप क्या है, स्फेरिकल। अच्छा बाय द वे सुनो, ये शेप हम लोग बनाने और ये एग्जाम में आते हैं। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, जैसे ग्राफ में फिजिक्स पूछता है ना, ये इसका बताओ उसका बताओ,
तो वैसे शेप पूछता है तो बताओ एस का कौन सा है, पी का कौन सा है, डी का कौन सा है ना। तो ये शेप भी मैं आपको बनाना बहुत आसानी से सिखा दूंगा, तो वो लिख लेना कहीं शेप। हाँ, डबल डंबल, एफ का फंडामेंटल या कॉम्प्लिकेटेड लिख दो। ठीक है, आगे चले। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे को बढ़ाए आगे। चलो देखो इधर, इधर देखो बेटा, बहुत अच्छा सीखने वाले हो यहाँ पे आप लोग। जरा देखो SPDF। अब SPDF में हम लोग देखेंगे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें कितने ऑर्बिटल। सब शेल देख लिए, एक शेल में कितने सब शेल होते हैं, कनेक्टिविटी बना रहे हो ना, एक शेल में कितने सब शेल होते देख लिए। अब एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना। देखो मैंने एक पहला पॉइंट लिखा है, दूसरा पॉइंट, अच्छा मुझे बताओ L किस पे डिपेंड था, तो M डिपेंड किस पे होगा, L पे, समझ गए ना। लिखो द वैल्यू ऑफ M है ना इज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ L। समझे क्या, मैं बताऊंगा इसको अच्छे से समझाऊंगा। L डिपेंड किस पे था, N पे, तो M डिपेंड किस पे होगा, ठीक है। M हैज ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम -2 प्लस इंक्लूडिंग 0। ओहो, बहुत बड़ा पॉइंट लिखा है मैंने, समझाऊंगा। ठीक है, हाँ बोलो। यस, -2 प्लस। देखो m की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक हो सकती है, ये m के, एक काम करो m के जगह पे l करो। l हैज ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0। एक बार l हमने देख लिया तो m तो l पे डिपेंड है ना, समझ नहीं रहे हो यार। अरे l किस पे डिपेंड है, l किस पे डिपेंड है, n पे। n को देख लिए तो l कितने होंगे पता लग जाएंगे। m किस पे डिपेंड है, l पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, l पे। तो एक बार l देख लिए तो m भी पता लग जाएगा। ठीक है, आयान बंद कर दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया द वैल्यू ऑफ m इज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l, है ना। मैंने पहले यहाँ पे m लिखा था ना, हाँ। m हैज ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम -L to +L। -L to +L देखेंगे इंक्लूडिंग 0, तो उससे हमको क्या निकल जाएगा, m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और यहाँ पे देखो एक और, टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। किससे डिनोट करते हैं, इक्वल टू 2L + 1। तो 2L + 1 से हमें क्या मिलेगा बेटा, बोलो। 2L + 1 से क्या मिलेगा, 2L + 1 से क्या मिलेगा, और m क्या है, टोटल वैल्यू। स्मॉल m क्या है, मैग्नेटिक वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू। अब हम लोग समझेंगे, ये 3 पॉइंट लिख लिए अगर आपने होंगे तो मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, चलो देखो इधर देखो, स्टॉप राइटिंग, ये ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ देखो मैं लिखता हूँ यहाँ एग्जाम्पल। हमारे पास कितने सब शेल है, SPDF है ना, तो हम लोग सबका निकालेंगे। फॉर S सबशेल, जल्दी से मुझे बताओ S सबशेल के लिए L का वैल्यू कितना था, L इक्वल टू, तो कैपिटल M इक्वल टू कितना हो जाएगा,
1 ही हो जाएगा। स्मॉल m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। स्मॉल m भी 0 हो जाएगा ना। m किस पे डिपेंड करता है? l पे। तो अगर l 0 है तो ये भी 0। बट कैपिटल M इक्वल टू व्हाट? देखो कैपिटल 1 इक्वल टू हो गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि S सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। समझ गए? पहले हमने शेल में देखे कितने सब शेल होते, अब सब शेल में देख रहे कितने ऑर्बिटल होते। तो पहले शेल में, पहले S सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल होता है। समझ रहे? अब ध्यान से दूसरा समझना। फॉर P सब शेल, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ना, आप लोग लिखना है ना, जैसे वहाँ पे लिखे थे ना, डज इट मीन्स, जो भी लिखे थे वहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी लिखना है। फॉर P सब शेल, जल्दी बोलो, L का वैल्यू कितना होता है? हाँ सॉरी, L का वैल्यू कितना होता है? तो स्मॉल m कितना हो जाएगा? 3। स्मॉल m मैं पूछ रहा हूँ, स्मॉल m। अब देखो m हैज ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब यहाँ पे L 1 है तो स्मॉल m कितना हो जाएगा? -1 0 +1। माइनस से प्लस तक जाना है। समझ रहे हो? अगर 2 रहेगा, मान लो अगर L का वैल्यू 2 है तो -2 -1 0 +1 +2। अगर 3 है, L का वैल्यू 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। समझ गए? तो अब मुझे बताओ, अगर L का वैल्यू 1 है तो 0 to प्लस तक के जाना है और 0 को इंक्लूड करना है। आई एम सॉरी, माइनस से प्लस तक जाना है और 0 को इंक्लूड करना है। तो अगर L का वैल्यू 1 है तो स्मॉल m कितना हो जाएगा? -1 0 +1 हो गया। और कैपिटल M इक्वल टू, इसमें फॉर्मूले में पुट करो, 2 इंटू 1 प्लस, नहीं हाँ 2 इंटू 1 + 1 कितना हो गया? तो कैपिटल M कितना हो गया? देखो मुझे बताओ, कैपिटल M की भी वैल्यू कितनी है और स्मॉल m की भी वैल्यू कितनी है? समझ रहे? यहाँ पे कैपिटल M की वैल्यू कितनी है और स्मॉल m की वैल्यू भी कितनी है? 1। ये 0 का मतलब ऐसे है, आप समझो, ये 0 मतलब निगलेक्ट नहीं करना है। समझ रहे हो क्या? ऐसे वो, हाँ चलो ये समझ गए ना। चलो फॉर, अब कौन सा बचा? बोलो। हाँ, फॉर D सब शेल, फॉर D सब शेल, जल्दी बताओ। L इक्वल टू, तो M इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2। वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब कैपिटल M भी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और नई चीज बता रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, S में कितने ऑर्बिटल है? ओनली 1। P में कितने ऑर्बिटल है? P में कितने ऑर्बिटल है? वो 3 ऑर्बिटल है ना P में। वो 3 ऑर्बिटल को इस तरीके से बताएंगे, और वो 3 ऑर्बिटल के नाम ऐसा है, ये पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल और ये तीसरा ऑर्बिटल। पहले ऑर्बिटल का नाम है px, दूसरे ऑर्बिटल का नाम है py और तीसरे का नाम है pz। इसका वैल्यू है -1, इसका वैल्यू है 0, इसका वैल्यू है प्लस। अब मुझे बताओ, D में कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं? 5। D में कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं? तो कितने डब्बे बनाएंगे हम लोग? तो ये 5 डब्बे हम लोग बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, है ना। इसका वैल्यू कितना होगा? -2। इसका वैल्यू, इसका वैल्यू +1 +2। अब इसके नाम है कॉम्प्लिकेटेड। तो जरा सुनो, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। पहले ऑर्बिटल का नाम होता है dxy। क्या नाम होता है? दूसरे वाले का नाम होता है dyz। दूसरे वाले का नाम क्या होता है? तीसरे वाले का नाम होता है dxz, है ना। और चौथे वाले का नाम होता है d, क्या d मालूम है तुमको? तो क्यों बोल रहे हो? बोलो बोलो। मैं अगर आपको मालूम होगा तो बोल दो। हाँ, dz y। वाह। सुनो सुनो सुनो, सुनो रे सुनो, ये जो चौथे वाले का नाम होता है dx² - y²।
क्या होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाले का नाम होता है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर याद रखना है, मेरे साथ साथ बोले, याद हो जाएंगे। ये तो आसान है, पी एक्स वाई पी वाई जेड पी एक्स जेड, पी ऑर्बिटल के लिए पी पी आ गया, डी ऑर्बिटल के लिए डी डी आ गया। चलो 5 ऑर्बिटल के नाम है, 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल। पहले वाले का डी एक्स वाई, मेरे साथ साथ बोलना है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। वापस से बोलो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। समझ में आ गया? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। समझ में आ गया? इतना लिखो। ये 3 आपने लिख लिए थे ना? ये लिखो फॉर एस सबशेल एल इक्वल टू 0 तो एम इक्वल टू 0। देखो ये 0 माइनस 0 0 प्लस 0 तो नहीं हो सकता ना, इसलिए मैंने 0 ही लिख लिया डायरेक्ट, ठीक है। बट कैपिटल एम इक्वल टू दिस। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, बोलो। हाँ बोलो ना, क्या 10 बोलो। यहां पे लिखना एस सबशेल में लिखे एल इक्वल टू 0, एम इक्वल टू 0, कैपिटल एम इक्वल टू 1। देखो दिस implies that S subshell has only one orbital. S subshell has only one orbital. This implies that S subshell has only one orbital. That is S orbital. That is S orbital. समझ गए? अब P में क्या लिखेंगे? बोलो। This implies that P subshell has only 3 orbital, that is Px, Py, Pz। ये बॉक्स बनाना। समझ गए क्या? आप लोग देखते नहीं हो, बाद में फिर एक इधर उधर मुंडी झांकते हो। इधर देखो मेरी तरफ सब। S के लिए बता दिया मैंने, P के लिए क्या लिखेंगे? This implies that P subshell has only 3 orbital, that is ये बॉक्स बनाना Px, Py, Pz। D के लिए this implies that D subshell has only 5 orbital, that is dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz। नोट करो। तो एफ का भी बनाओ, नाम मैं बता दूंगा। एफ का खुद बना लोगे ना? चलो बनाओ। तो बताओ। हाँ नेम बताऊंगा, मैं नेम बताऊंगा, डोंट वरी। 7 आ रहा है ना? चल
फॉर एफ ऑर्बिटल, जल्दी बोलो, नहीं सबशेल, सॉरी आई एम सॉरी, फॉर एस एफ सबशेल, फॉर एफ सबशेल, जल्दी बोलो। एल का वैल्यू कितना था? एल का वैल्यू कितना था? 3 का, तो एम का वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और कैपिटल एम इक्वल टू 7, है ना। दिस इंप्लाइज दैट एफ सबशेल कंटेन 7 ऑर्बिटल्स, दैट इज 60 डब्बे बनाओ, दैट इज 60 डब्बे बनाओ। बना डब्बे, दैट इज ये 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। लिखो पहला एफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इधर ऑनलाइन में बच्चों को समझ रहा है? ओके, एफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ क्या रहे तुम लोग, एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, है ना, एफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स, हाँ चलता है, आगे पीछे हुआ ना, चलता है, नो इशू, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब। क्या आगे पीछे हो गया? सही तो है ना? मैंने पहला क्या बताया आपको? एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब। अच्छा बाय द वे, ये एफ ब्लॉक का उतना याद रखना, मतलब नहीं भी रखे तो चलेगा, बिकॉज एफ वाले कॉम्प्लिकेटेड है, पहले हमने लिख लिया ना शेप में, कॉम्प्लिकेटेड है तो जनरली एफ के शेप पूछते नहीं है, समझ रहे क्या? डरने की जरूरत नहीं है। कहां तक शेप पूछते हैं? डी तक, डी तक पूछेगा, ये हायर लेवल है, लेकिन मैंने बता दिया। थैंक यू नहीं बोलेगा कोई? तो बोलो मेरे साथ साथ इसका नाम, एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब एंड एफ जेड क्यूब। अब आपको समझ में आ गया है कि एस में कितने ऑर्बिटल? 1, पी में कितने ऑर्बिटल? 2, डी, हाँ सॉरी 3 बहती हवा सा था वो। तो एस में कितने ऑर्बिटल? पी में, डी में 5 और एफ में 7 हो गया। तो लिखो कंक्लूजन, 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 ठीक है। तो जल्दी बोलो पहला क्या है? एस में कितने ऑर्बिटल्स है? बोलो 1 ऑर्बिटल, दैट इज, है ना, एस ऑर्बिटल, है ना। एस में, एस सबशेल में, एस सबशेल में क्या है? 1 ऑर्बिटल, है ना। पी में कितने? 3 ऑर्बिटल, डी में 5 और एफ में 7। ये इस तरीके से कंक्लूजन कर देना है। चलो नेक्स्ट है, हाँ हाँ लिख लो, नेक्स्ट नंबर 3 है ना? नहीं 4, हाँ 4। अभी और 15 मिनट ज़्यादा होगा। चलो लिखो, टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना, अधूरा टॉपिक अच्छा नहीं है ना। लिखो स्पिन क्वांटम नंबर,
तो हमेशा याद रखना 12th तक की, ये मैं ऐसा कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ जो पूरे केमिस्ट्री में घूमता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये टॉपिक, ये कंसेप्ट के अलावा देखो ना, अभी आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, मैंने ऑर्गेनिक में पढ़ाया sp3 sp2, तो आप लोग उस वक्त में सोच रहे थे यार ये sp3 sp2 क्या है, तो सर अब एक कनेक्टिविटी आ गई है, ये वो s ऑर्बिटल है, वो p ऑर्बिटल है, अब 3 2 0 है ना, इसका मतलब मैं समझाऊंगा आगे के लेक्चर्स में, तो बहुत बेसिक है। तो हमेशा याद रखना 12th तक के, जेई का एग्जाम जब तक ये होता नहीं, नीट का एग्जाम जब तक ये होता नहीं, इवन उसके आगे भी एस दिख गया तो एक डब्बा समझ लेना, मतलब एक ऑर्बिटल, पी दिख गया मतलब 3 डब्बे रह गए, डी मतलब 5 डब्बे रह गए, और एफ मतलब ये याद रखना ही है किसी भी हाल में। और मैंने ये प्रूव करके बताया कि एस में एक ही ऑर्बिटल क्यों आता, पी में 3 क्यों आते, है ना, और डी में 5 क्यों आते, और एफ में 7 क्यों आते, ये हम लोगों ने प्रूव भी किया, नहीं किया क्या, किया है ना अभी। चलो नेक्स्ट लिखो, स्पिन क्वांटम नंबर, और डिनोट किससे करेंगे, लिखो स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन। जरा समझ लो फिर लिख लेते हैं इसको, स्पिन। इधर देखो बेटा क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमता भी है और स्पिन भी करता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन का मान लो स्पिन मोशन है ना, जैसा कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है, मैं समझ लो ये मैं बड़ा इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, समझाने के लिए मैंने ये इलेक्ट्रॉन बनाया, ठीक है, और इसका ना स्पिन मोशन बता देता हूँ। मान लो अगर इसका स्पिन मोशन ना क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है, और ऐसा भी हो सकता है, समझो, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो उसको बोलते हैं s = +1/2। क्या बोलते हैं, s = +1। उसका वैल्यू कितना होता है, s का वैल्यू कितना होता है, +1/2। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो s का वैल्यू कितना हो जाता है, -1/2। समझ रहे। और याद रखना एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने, बताओ s में मैक्सिमम, अच्छा s में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे थे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखो पीछे पलटा के, 2 थे, p में 6, d में 10 और f में, पढ़े थे हम लोगों ने, देखे थे, निकाले थे फॉर्मूले से। तो देखो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, p में 6 थे तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 6 आ गए, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 6, एक में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और यहाँ पे 14। और याद रखना है एक ऑर्बिटल में चाहे वो s वाला डब्बा रहो या p वाला या d वाला या f वाला, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में कभी भी नहीं रह सकते। एक रहेगा क्लॉकवाइज स्पिन में और एक रहेगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। समझ रहे। आपके मोबाइल डेटा रहता ना ऐसा, तो आप उस पर टिक करके ऑन करते हो, तो वो आपके लिए मोबाइल डेटा है, मेरे लिए तो इलेक्ट्रॉन्स है। एक है क्लॉकवाइज स्पिन और एक है, अगर क्लॉकवाइज स्पिन हुई तो इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं अपवर्ड एरो से। किससे डिनोट करते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हुई तो डिनोट करते हैं डाउनवर्ड एरो से। और अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है तो एक अपवर्ड और एक, अब ये ऐसा करे तो भी सही है, लेकिन ये ऐसा करे तो ज्यादा बेटर है ना, टाइम भी कम लगेगा और जल्दी से बन भी जाता है। तो समझ रहे हो। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में रहेंगे। समझ गए। तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, लेकिन px में 2 रहते, py में 2 रहते और pz में 2 रहते हैं। d में 10 देखा था हमने 10, अब वो 10 कैसे आएंगे, dxy में 2, dyz, dxz, dx² - y² और dz² में 2 सब में है ना, बटेंगे सब में, इत्मीनान से खैरात बटेगी, है ना। और f में 2 2 2 2 करके इस तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन्स उसके भी हो जाएंगे। समझ गए। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बताता है, देखो शॉर्ट में बताओ, s आपको बताता है, SPDF है ना, क्वांटम नंबर n l m s। अब ये चारों के मैं रिलेशन भी आपको सिखाऊंगा, ये बेसिक है, तकरीबन ये बेसिक में से आपके 5-6 क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा फाइनल के लिए। फाइनल जब एग्जाम आप देने जाओगे ना, तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन अभी कवर ही हो रहे हैं, जेई बोलो या नीट बोलो।
क्या बोला था मैंने? स्पिन, सॉरी, NLMS, ठीक है, 4 है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको नॉलेज देता है शेल के बारे में, ये आपको नॉलेज देता है सब शेल के बारे में, ये आपको ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या क्लाउड का ओरिएंटेशन क्या है, ऑर्बिटल्स है ना। और S आपको नॉलेज देता है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। चारों चीजें समझ में आ गई। अभी अगर कोई भी आपको शॉर्ट में पूछ ले कि बताओ क्वांटम नंबर क्या होते हैं और कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन क्या नॉलेज देता है, तो भैया N नॉलेज देता है शेल के बारे में, और क्या था, L नॉलेज देता है सबशेल के बारे में, M नॉलेज देता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एंड S नॉलेज देता है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और L जो सबशेल है उसमें हमको शेप भी पता लगते हैं। तो हमारा इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल ही होगा नेक्स्ट क्लास, समझ रहे ना। तो लिखो, एक लाइन लिखो इसमें, इट डिस्क्राइब द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, it describe the spin motion of electrons it describe spin motion of electron its own axis on its own axis, हाँ, it describe the spin motion of electron on its own axis। next point लिखो, the spin can be clockwise or anti-clockwise, the spin can be clockwise or anti-clockwise, ठीक है। नीचे लिखो, स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसा लिखो, वैल्यू ऑफ S, सिंपली वैल्यू ऑफ S लिखो, it has two value, for clockwise लिखो +1/2, for anti-clockwise -1/2, for clockwise +1/2, for anti-clockwise -1/2। नीचे लिखो, an orbital can occupy maximum 2 electrons, an orbital can occupy maximum 2 electrons with opposite spin, an orbital can occupy maximum 2 electrons with opposite spin, ब्रैकेट में ऐसा करो या ये ऐसा बना लो, यस, बॉक्स देके इस तरीके से बना लो। उसके बाद ये बना लो S = ये ऐसा लिखो, फॉर क्लॉकवाइज स्पिन S = +1/2, for anti-clockwise spin S = -1/2, और ये +1/2 के लिए हमारा एरो ऊपर जाएगा, -1/2 के लिए एरो नीचे आएगा। अब ये एक लास्ट बॉक्स आपको मुझे फिल करके देना है, फिर घर जाना है, ठीक है। चलो बॉक्स बनाओ, बन गया ये। चलो प्रिंसिपल शेल,
possible value of n, possible value of l, possible subshell, possible subshell. नेक्स्ट है डेजिग्नेशन ऑफ सबशेल. लैंडस्केप मोड ऑन कर दो. टोटल नंबर ऑफ सबशेल इन ए शेल. तो ये KLMN बोलो. अरे ये पहले आप मुझे फिल करके दो ना. आप ही को आप बोलोगे मतलब आप ही कर रहे हो ना. ये बोलो पॉसिबल वैल्यू ऑफ L. पॉसिबल वैल्यू ऑफ N बोलो. 1 2 3 4 है ना. हाँ पॉसिबल सबशेल. तो क्या हो गया इसमें. अच्छा इसमें 0 1 2 ओके 0 1 2 3 इसमें 0 इसमें हाँ सही है ना. 0 हाँ डेजिग्नेशन S है ना. अच्छा ये वैल्यू सुनो. ये सही लिख रहा था मैं. ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ L ना. तो ये इसमें 0 1 भी आएगा. इसमें 0 1 2 इसमें 0 1 2 3 और ये क्या है पॉसिबल सबशेल है. तो पॉसिबल सबशेल में वैल्यू लिखा दे रहे मुझसे. पॉसिबल सबशेल S SP 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 D F सही है. अब अच्छा अब उधर बताओ डेजिग्नेशन ऑफ सबशेल में मतलब आपको कौन सा नंबर डालना पड़ेगा. शेल नंबर भी डालना पड़ेगा ना. बोलो इसमें 1S इसमें हाँ बोलो इसमें बोलो 2S 2P इधर 4 हाँ. टोटल नंबर ऑफ सबशेल इन ए शेल इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर लिखो. तो सभी को समझ में आया आज का टॉपिक. क्वांटम नंबर समझ में आ गए. मैं कल आपको पढ़ाने वाला हूँ. नहीं कल नहीं नेक्स्ट शायद है ना. तो मैं आप लोगों को ग्रुप में कुछ घर जाके क्वेश्चन भेजता हूँ है ना. थोड़ा ट्राई करना. कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है उसमें मैं ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ डायरेक्ट देने वाला हूँ. तो थोड़ा सॉल्व करके देखना कोशिश करके देखना क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन सॉल्व होते क्या. फिर नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं शेल के बारे में. किसके बारे में. शेल्स के बारे में पढ़ने वाले. सो थैंक यू सो मच. जय हिंद.